एसोचैम के इस वेबिनार में झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष माननीय रविंद्रनाथ महतो जी का हार्दिक स्वागत है। आपने विधानसभा अध्यक्ष के रूप में अपने दायित्वों का न केवल बखूबी निर्वहन किया है, बल्कि देश के पटल पे भी झारखंड विधानसभा की गरिमा को अधिस्थापित किया है। आपने अपना बहुमूल्य समय देकर आज के इस वेबिनार में कार्यक्रम का मान बढ़ाया है। ओवर टू यू माननीय। एसोचैम के एजुकेशन एक्सेलेंस समिट कम अवार्ड 2022 कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय, आयोजन में उपस्थित तमाम विद्वत जन, प्रबुद्ध जन, मैं सबको अपने तरफ से जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। आपने समसामयिक रूप से एक बहुत ही अच्छे विषय को अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। हम सारे लोग जानते हैं कि प्राचीन काल से ही अपनी शिक्षा व्यवस्था का समग्रता के कारण भारत को अग्रणी देश के रूप में पूरे विश्व के पटल में माना गया है। वर्तमान समय में ज्ञान सबसे बड़ा संसाधन है, और ऐसे भी हम कहते हैं कि नॉलेज इज पावर। ऐसे में यह आवश्यक भी है देखा जाए कि हमारे यहाँ शिक्षा का जो स्थिति क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली कैसे है, हम इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। शिक्षा के मानकों में चर्चा करने के लिए हम सबसे पहले साक्षरता के आंकड़ों का उपयोग करते हैं, और साक्षरता के आंकड़ों में भी हम न केवल राष्ट्रीय औसत से पीछे हैं, बल्कि देश के अन्य राज्यों की अपेक्षा जो हमारे स्थिति है, हमारे प्रदेश का जो स्थिति है, वो काफ़ी पीछे है। 2017 और 18 की जो आंकड़ा है के आधार पर झारखंड की साक्षरता का दर 71.8% है। यहाँ पुरुष साक्षरता की दर 80.7% है, वहीं महिला साक्षरता का दर 62.6 है। जहाँ तक शिक्षण संस्थानों का विषय है तो झारखंड में वर्ष 2015 और 16 में विद्यालयों की संख्या 41,000 थी, जो वर्ष 2018-19 में घटकर 35,000 रह गई। ऐसा बड़ी संख्या में विद्यालयों को विलय के कारण हुआ। वर्ष झारखंड के प्रति 1 लाख की आबादी पर 67 प्राथमिक विद्यालय, 56 उच्च प्राथमिक विद्यालय, 13 माध्यमिक विद्यालय और 5 विद्यालय है, जो इस प्रकार प्राथमिक विद्यालय 1484 लोगों के लिए, एक उच्च प्राथमिक विद्यालय 1778 लोगों के लिए, एवं माध्यमिक विद्यालय जो 7,828 लोगों के लिए, और एक उच्च विद्यालय अवस्थित है वो 23,000 लोगों के लिए है। जहाँ तक विद्यालय प्रबंधन का विषय है तो स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा 87% प्राथमिक विद्यालय, 70% उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, 55% माध्यमिक और उच्च विद्यालय चलाए जा रहे हैं। लगभग 21% माध्यमिक विद्यालय एवं 30% उच्च विद्यालय निजी प्रबंधन द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा राज्य की एक नेतरहाट, जो कि विश्व प्रसिद्ध संस्था के रूप में माने जाते हैं, एक इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, इसका भी स्थान पूरे देश में है, और कुछ जवाहर नवोदय विद्यालय, कुछ मान्यता प्राप्त और प्राइवेट द्वारा संचालित मदरसा भी बोर्ड है, मदरसा के स्कूल भी हैं। इस प्रकार राज्य की युवा पीढ़ी शिक्षा के प्रति सरकारी विद्यालयों पर ही सबसे ज़्यादा निर्भर है। इस बात को हमें स्वीकार करने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि इन सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता वैसे नहीं है जैसे राष्ट्र निर्माण के लिए हमने परिकल्पना की है। अतः उपयुक्त तथ्यों से यह तो बिल्कुल ही स्पष्ट है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में
पहुंच और गुणवत्ता दोनों पैमाने पर खरी नहीं है। अब तीसरा विषय आता है शिक्षा व्यवस्था में गैर बराबरी का, जहां एक और 70 से 80% छात्र सरकारी विद्यालयों में अपेक्षाकृत, मैं तो निम्न नहीं कह सकता हूं, लेकिन समय के अनुसार जिस तरह का गुणवत्ता होना चाहिए उस तरह का गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त नहीं हो रहा है। और 30% छात्र जो गैर सरकारी प्रतिष्ठानों में, यानी जिसको हम लोग मॉडर्न स्कूल, अप टू डेट स्कूल, जहाँ ढेर सारे संसाधनों से भरा हुआ स्कूल में अध्ययन करते हैं और वे अपना संसाधनों के माध्यम से बच्चों को तैयार करते हैं, उस हिसाब से अगर हम विचार करते हैं तो निश्चय ही शिक्षा व्यवस्था जो है, जो शिक्षा देने का जो व्यवस्था है वो दो तरह का हो रहा है, एक सरकारी स्कूलों में और एक प्राइवेट स्कूलों में। तो दोनों का गुणवत्ता में सही मायने में अंतर है, इसलिए हम इस बात को यहाँ जिक्र करना मुनासिब समझते हैं कि देश के अंदर में जिस तरह का शिक्षा व्यवस्था चालू है, ये दो तरह का शिक्षा व्यवस्था है। वैसे विद्यार्थी मेधावी भी हैं, लेकिन अच्छे संस्थान नहीं चलने के चलते वे अच्छा स्थान ये अपने को स्थापित करने में उनको दिक्कत होता है। और एक ऐसे जो सामान्य शिक्षा के माध्यम से जो आगे बढ़ने का काम करते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि शिक्षा व्यवस्था के अंदर में, देश के अंदर में समान शिक्षा व्यवस्था का होना निहायत ही जरूरी है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तमिलनाडु राज्य बनाम श्याम सुंदर और अन्य ये स्पष्ट रूप से कहा है कि बच्चों का अधिकार केवल मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उन्हें बिना किसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर, बिना किसी भेदभाव के गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रसिद्ध ब्राउन बनाम बोर्ड ऑफ एजुकेशन बाद में भी दिए गए निर्णय की एक पृथक शिक्षा की सुविधा अंतर्निहित रूप से असमान है एवं समता एवं सिद्धांतों का हनन भी करती है को भी उद्धृत किया गया। बिहार सरकार के तत्कालीन जाने माने शिक्षाविद मुचकुंद दुबे जी की अध्यक्षता में की गई समिति के निकटता के सिद्धांत नाइबरहुड प्रिंसिपल के आधार पर सबके लिए समान गुणवत्ता की शिक्षा का सिफारिश की गई, परंतु विभिन्न कारणों से आयोग की सिफारिशें बिहार सरकार द्वारा लागू नहीं किया जा सकी। मेरा यह मानना है कि राष्ट्र निर्माण की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करने की दिशा में समान विद्यालय व्यवस्था स्थापित करना एक महत्वपूर्ण कदम होगा। कोठारी आयोग द्वारा वर्षों पूर्व ही सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम 6% शिक्षा में व्यय की सिफारिश की गई थी, पर अब हम तक हमें लागू नहीं कर सके। रोहित सिंघल एवं अन्य बनाम प्राचार्य जवाहर नवोदय विद्यालय एवं अन्य मामले में भी उच्चतम न्यायालय स्पष्टता से कहा है कि बच्चे केवल भविष्य के नागरिक नहीं है, अपितु और बल्कि यह धरती के भविष्य भी है। बच्चों के कल्याण की जिम्मेदारी शिक्षकों और अभिभावकों में निहित है। यह विषय भविष्य में अच्छा या बुरा होगा, इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने बच्चों की देखरेख कैसे करते हैं। शिक्षा राष्ट्र द्वारा अपने बच्चों में किया गया ऐसा निवेश है जो भविष्य में जिम्मेदार वयस्क की उपज प्रदान कर समाज के सम्यक संचालन एवं संतुलित विकास में मददगार साबित होता है। इस वर्चुअल मीटिंग में हमारे साथ राज्य के महामहिम राज्यपाल महोदय भी जुड़े हुए हैं। हमारे शिक्षा मंत्री के जुड़ने का बात थी, नहीं जुड़ पाए, मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूं और साधुवाद भी देना चाहता हूं कि उन्होंने वर्षों से लंबित झारखंड का पारा शिक्षकों का जो समस्या था, यानी इसको यूं शब्दों में अगर कहा जाए कि मेंटली इल हेल्दी टीचर्स के द्वारा टीचिंग लर्निंग सिस्टम को टीचिंग प्रोवाइड करने का जो व्यवस्था चल रही थी, उनके अंदर में जो इंफेरिटी कॉम्प्लेक्स काम कर रहा था, हीन मान्यता का काम कर रहा था,
हमारे राज्य सरकार ने और शिक्षा मंत्री ने इस विषय को समाधान करने का काम किया है। इसलिए मैं आपके इस एसोसिएशन के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और साथ साथ राज्य सरकार ने यह भी निर्णय ले रखा है कि एक सीमित सीमा के अंतराल में अच्छे गुणवत्ता युक्त वाला एक मॉडल स्कूल का भी स्थापना हमारे राज्य के अंदर होने जा रहा है। मैं समझता हूं अगर इस तरह का व्यवस्था हम देने में सक्षम होंगे तो आने वाला समय में यह शिक्षा ग्रहण करने में जो विसंगति है, एक जो संपन्न परिवार के विद्यार्थी हैं अच्छे स्कूलों में पठन पाठन करते हैं और ऐसे विद्यार्थी जिनका आईक्यू काफी अच्छे हैं होने के बावजूद भी अच्छे संस्थान जिनका नसीब नहीं होता है, इन तमाम लोगों के बीच में एक साम्यता स्थापित करने में हम लोग सफलता हासिल करेंगे। आशा करता हूं कि भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा ऐसे प्रयास एक मील के पत्थर के रूप में साबित होगा। और मैं अंत में विद्वत जनों का बात सुन रहा था, वोकेशनल एजुकेशन की ओर भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास हुआ। वर्तमान जो कोविड-19 के प्रभाव से शिक्षा व्यवस्था जो बाधित है उस पर भी उनका प्रकाश डाला गया। निश्चित रूप से एक वक्ताओं के द्वारा जो बात सामने आया कि स्कूलिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन का विकल्प दूसरा कोई सिस्टम नहीं हो सकता है, ये सही बात है। लेकिन चूंकि ये समय का ये मांग है जिसके चलते हम लोग शिक्षा व्यवस्था को निरंतर चलाए रखने के लिए इस तरह का कार्यक्रम को शिक्षा व्यवस्था के साथ जोड़ने का एक प्रयास हम लोगों ने किया है। ये निश्चित रूप से सराहनीय है, लेकिन ये स्कूलिंग सिस्टम का विकल्प निश्चित रूप से नहीं है। और मैं समझता हूं कि आने वाला वोकेशनल एजुकेशन के तरफ भी उन्होंने ध्यान दिया। हम लोग देखते हैं कि एक इंडिविजुअल अपने जीवन के काफी लंबी समय तक व्यय करने के बाद उनको अपना लिवलीहुड अर्न करने के लिए फिर ये एजुकेशन मददगार साबित नहीं होता है। इसको मैं यूं शब्दों में अगर आपको कहें, कोई एमए पास कर लेता है, उसके बाद फिर हायर स्टडीज में जाते हैं, डॉक्टरेट करते हैं, डॉक्टर ऑफ साइंस करते हैं, और उनके बाद अगर उनके हाथ में उनके योग्यता के अनुपात में अगर नौकरी नहीं मिलता है तो ये बहुत दिक्कत होता है। इसलिए वोकेशनल एजुकेशन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात उन्होंने इस बात को हमें जांचा कि इनेट पोटेंशियलिटीज जो इंडिविजुअल के अंदर होता है, विद्यार्थियों के बीच में होता है, इस इनेट पोटेंशियलिटीज का अध्ययन होना चाहिए। और इसको अध्ययन करने के बाद वो जिस प्रवणता की ओर उस विद्यार्थी के दिमाग के अंदर जिस प्रवणता है उसी को हमको इलाबोरेट करने की जरूरत है। तभी हम समझते हैं शिक्षा व्यवस्था में अच्छे विद्यार्थियों को, अच्छे आईक्यू रखने वाला विद्यार्थियों को और एवरेज विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन के मार्फत उनके आने वाला जीवन के समस्या और कठिनाइयों से उनको बचा सकते हैं। धन्यवाद।